चलिए क्वेश्चंस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में एग्जाम्पल 36। अच्छा, वो क्वेश्चन के आपने उसके पहले भी क्वेश्चन थे वो कोलिजन वाले, एटॉमिक कोलिजन वाले, उसमें डाउट है किसी को? हम्म तो जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है, तो आप देख रहे हो कि इस ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो इस ग्राफ में जो लेमड़ा मिनिमम है या कट ऑफ वेवलेंथ है वो सेम है। यानी दो डिफरेंट एलिमेंट हमने लिए हैं, टारगेट लिए हुए हैं। तो उसमें आप देख रहे हो कि इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ ग्राफ में मिनिमम वेवलेंथ सेम है। इसका मतलब जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है दोनों का सेम है। और जो कट ऑफ वेवलेंथ है वो जेड पे डिपेंड करता नहीं है, बात हुई थी हमारी। तो यहाँ पूछ रहा है कि फाइंड इन Z1 एंड Z2 विच वन इज ग्रेटर, यानी Z1 Z2 में कौन ग्रेटर है। दोनों की के अल्फा लाइन की बात कर रहा है, तो इसको समझ लेते हैं। तो ये पहले ये वाला ग्राफ में बना रहा हूँ, इस तरह का ग्राफ है ये। फिर ये यहाँ से इसका ग्राफ है, यानी ये Z1 के करस्पॉन्डिंग है, ये Z2 के करस्पॉन्डिंग है ना। तो इसको मान लेते हैं, मान लो ये लेमड़ा 2 है और ये लेमड़ा 1 है, ये भी के अल्फा लाइन है और ये भी के अल्फा लाइन है। हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है? हमारे पास कॉन्सेप्ट है रूट म्यू इक्वल टू ए जेड माइनस बी, यानी सी बाई लेमड़ा का स्क्वायर रूट इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। आप यहाँ देखो जेड किसका ज्यादा, देखो दोनों का लेमड़ा मिनिमम तो सेम है। तो लेमड़ा 2 किसका, Z2 का लेमड़ा 2 ज्यादा है ना, लेमड़ा 2 ग्रेटर देन लेमड़ा 1 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल है, देखो इस इक्वेशन को, कि जिसका लेमड़ा यानी जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका जेड क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब हुआ कि Z2 लेस देन Z1 है यहाँ, ठीक है। Z2 लेस देन Z1 है, ओके। तो ये आंसर होगा इसका। दोनों की के अल्फा लाइन के लिए बात कर रहे हैं, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में? सेम ले लो या 1 हो जाएगी, ये है। अब जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में एग्जाम्पल 37। A cobalt target is bombarded with electrons and the wavelength of its characteristic spectrum are measured. A cobalt target is bombarded with electrons and the wavelength of its characteristic spectrum are measured. A second fainter characteristic spectrum is also found because of an impurity in the target. The wavelength of the K alpha lines अपने को दिया है। तो हमें मालूम है कि अगर हम बात करें फॉर K alpha line, तो हमारे पास हो जाएगा रूट न्यू इक्वल टू ए हो जाएगा जेड माइनस 1, है ना। क्योंकि K alpha लाइन के लिए बी की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और ए की वैल्यू तो वैसे भी पता है अपने को, आप चाहो तो ये रख सकते हो रूट 3 RC/4 जेड माइनस 1। तो यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, तो सी बाई लेमड़ा का स्क्वायर रूट इक्वल टू, इसको ए रहने देते हैं कोई दिक्कत नहीं, तो जेड मतलब ए इंटू जेड माइनस 1। तो यहाँ देखो दोनों का के अल्फा लाइन दिया हुआ है, तो उस केस में ए और बी की वैल्यू क्या होती है, सेम होगी। तो सी बाई कितना है 178.9 पिकोमीटर, दोनों पिकोमीटर है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ए इसका कितना है, कोबाल्ट का होता है 27, तो 27 माइनस 1। नेक्स्ट हमारे पास में सी बाई इम्प्योरिटी का कितना है 143.5, और ये इक्वल टू ए, ये लिखेंगे जेड माइनस 1। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो आप देखो कि ए एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। ये सॉल्व कर लेंगे, तो आपको यहाँ सॉल्व करने के बाद
आप देखोगे कि z की वैल्यू क्या मिल रही है आपको यहाँ, तो z की वैल्यू अपने को मिलेगी 30 के करीबन। तो ये आंसर आ जाएगा, यानी ये इम्प्योरिटी है उसमें। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। कुल मिला के कहानी इतनी कि फॉर्मूला ही है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे एग्जाम्पल 38 भी उसी से रिलेटेड है, इसमें वो बी की वैल्यू फाइंड करने को कह रहा है, तो निकाल लेंगे ए और बी दोनों की वैल्यू। ठीक है, लिख लीजिए इसको। तो एग्जाम्पल 38 आप लोग करिएगा, और ये प्रॉब्लम 1 2 3 4 1 2 लेकर 13 तक ये प्रॉब्लम्स करनी है, ये मैं डिस्कस कर लूँगा। लेकिन आपने ऊपर वाले क्वेश्चन तो किए ही नहीं है, कम से कम हो गया तो एग्जाम्पल्स तो कर लो पहले यार। लिख लिया? हाँ सर। तो ये आपका टॉपिक तो हो गया है। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट हो गया है। मैं चलो वो भी शो कर देता हूँ, न्यूक्लियर फिजिक्स। नेक्स्ट हमारे पास में न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग यहाँ न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करेंगे। we study the we study about the nucleus। ठीक है, तो यहाँ आपको ये मालूम है न्यूक्लियस के अंदर एक तो प्रोटॉन है प्लस न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड है, न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होते हैं, यानी इनको कलेक्टिवली these are called nucleon। okay, these are called nucleon। इसका जो सिंबल है, सिंबल ऑफ न्यूक्लियस
वो मान लो ये कोई एक्स एलिमेंट है तो इसका सिंबल होगा जेड ए या एक्स जेड ए, जहाँ ए क्या है, एटॉमिक मास नंबर है, ठीक है। यानी ए इक्वल टू ये भी होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, क्योंकि जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, और इनको हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी लिखते हैं। एटॉमिक मास नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को एटॉमिक मास नंबर बोलते हैं, है ना। यानी एन क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, जेड क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। ओके, ये लिख लो पहले। लिख लिया। हाँ सर। और जेड ये भी इंडिकेट करेगा कि चार्ज कितना है न्यूक्लियस का, ठीक है। यानी ये चार्ज के करस्पॉन्डिंग में हम लोग जेड की बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में साइज ऑफ द न्यूक्लियस। तो होता है क्या एक्चुअल में, मान लो ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन है भी है और न्यूट्रॉन भी है, ठीक है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करेंगे, नंबर है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे, तो इसकी रेडियस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, यानी इसका वॉल्यूम क्या करेगा, यहाँ इंक्रीज करेगा, है ना। इसका वॉल्यूम क्या करेगा, यहाँ इंक्रीज करेगा। यानी अल्टीमेटली इसकी जो साइज है ना, यानी इसका जो वॉल्यूम है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि यहाँ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स कितना है, यानी एटॉमिक मास नंबर कितना है इसका, यानी जो वॉल्यूम है वो ए पे डिपेंड करता है। ओके, तो आप देखोगे कि यहाँ आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, ऐसा लिख सकते हैं। यानी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू पावर 1/3, और आर इक्वल टू हो जाएगा आर नॉट ए टू पावर 1/3, वेर आर नॉट जो कि कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। अच्छा, 1 फेम्टोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर भी होता है, ये 1 फेम्टोमीटर है। तो यानी इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग इसकी रेडियस की बात करेंगे, तो ये इसकी रेडियस होगी, लिख लीजिए। लिख लिया। सर एक मिनट।
लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट है हमारे पास में डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस। डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस तो सबको मालूम है कि डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम है। तो यहाँ मास क्या लिखेंगे, क्योंकि ए क्या है, एटॉमिक मास नंबर, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, यानी मास। अच्छा, जब ये डेंसिटी की बात करते हैं तो देखो, मास ऑफ द न्यूट्रॉन और मास ऑफ द प्रोटॉन ऑलमोस्ट सेम है, माइन्यूट मतलब बहुत कम डिफरेंस होता है। तो यहाँ अगर मैं दोनों का मास सेम मानूं तो m इंटू ए, ये टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस हो गया, डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम जो कि 4/3 पाई आर क्यूब है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में m इंटू ए, और ये 4/3 पाई, ये हो गया r⁻³ इंटू ए। तो यहाँ a से कैंसिल आउट हो गया। तो ये देखा गया है कि सबकी जो डेंसिटी है ना सारे न्यूक्लियस की, वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। यानी जब यहाँ m यानी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास आप रखोगे, r0 की वैल्यू आपको पता ही है, तो आप देखोगे कि ये वैल्यू आ जाती है लगभग 3 इंटू 10⁻7 kg पर मीटर क्यूब, यानी इतनी हाई डेंसिटी का एक तरह से सब्सटेंस है। ठीक है, लिख लो इसको। और सारे न्यूक्लियस की डेंसिटी ऑलमोस्ट यही होती है। तो खैर ये तो एक बार मेंस में भी आ चुका है, उसमें दिया होता 10⁻17, 10⁻20, 10 इस तरह से दिया था। तो उसका आंसर था 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। एटॉमिक मास यूनिट, नेक्स्ट पॉइंट है। तो इट इज द नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ मास। ओके, तो 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू है 1/12 mass of one atom, mass of one atom of 6C12 at rest and in ground state। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आती है लगभग 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, तो अब हमारे पास में कॉन्सेप्ट है मास एनर्जी इक्विवेलेंस, उसको यहाँ यूज करूंगा मैं। ठीक है, इसको 1U भी ले सकता हूँ मैं, 1U। तो ये हमारे क्वेश्चन करने में काम आएगा ये वाला पार्ट। तो इसको हम लोग 1U भी लेते हैं, 1U। जहाँ भी U लिखा है मतलब वो एटॉमिक मास यूनिट की बात कर रहा है।
लिख लिया? हाँ सर। क्या बाकी लोगों ने भी लिख लिया? हाँ सर। अब हम लोग जैसे मास एनर्जी इक्विवेलेंस वाले कॉन्सेप्ट पे जाता हूँ मैं। तो हमें मालूम है कि E इक्वल टू mc² है। यानी हम क्या कर रहे हैं यहाँ, दरअसल एक तरह से इसकी वैल्यू निकालेंगे। यानी m की वैल्यू अगर मैं यहाँ ये रखता हूँ 1u, है ना, जो कि 1u की वैल्यू 1.67 ये सब रखेंगे इंटू c²। ये वैल्यू जब आप फाइंड करोगे तो दरअसल ये वैल्यू आएगी यहाँ 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको भी कन्वर्ट करूंगा मैं, तो ये हमारे काम का फॉर्मूला बन जाएगा। यानी इसका मतलब हुआ कि 1u इक्वल टू आप लिखोगे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई c²। तो जहां जहां भी 1u होगा उस जगह हम लोग ये वैल्यू रख देंगे। ठीक है, ये कैसे है थोड़ा समझा देता हूँ मैं आपको इसके बारे में। क्योंकि आप क्या लिखोगे 1u यानी 1.67 इंटू 10⁻⁻27 ये इक्वल टू ई है, इंटू 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर, है ना, ये जूल में आएगा। अगर मैं यहाँ मान लो 10⁶ बाई 10⁶ और यहाँ 1.6 है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये जो वैल्यू यहाँ है कौन सी, ये इसको हम लोग लिखते हैं 1 वाला, ये हो गया 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी ये सारी वैल्यू मिला के ये वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में, तो ये हो जाएगा क्योंकि हमने हाँ इससे मल्टीप्लाई किया ना, तो ये नीचे आ गया हमारे पास में। तो इन सबको सॉल्व करेंगे, यानी इसको और इन सबको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में, क्योंकि ये किसके इक्वल है 1u इंटू c² के ना, तो 1u इंटू c², और ये वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इसको 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे हम लोग। यहाँ लिख देता हूँ मैं 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू है 10⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये लिख लीजिए। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, मतलब ये याद रखिएगा, क्वेश्चन करने में काम आएगा हमारे। क्योंकि देखो ये टॉपिक भी टफ नहीं है, बस कैलकुलेशन इसके अंदर। अच्छा, डेविसन जर्मर स्टेट बोर्ड में भी नहीं है, महाराष्ट्र बोर्ड में भी नहीं है, तो उसको पढ़ने की अपने को जरूरत नहीं, क्योंकि सीबीएसई ने भी हटा दिया, इन्होंने भी हटा दिया। अच्छा, मैं MSCT का भी देख रहा था, तो उसमें प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन जो वाला पार्ट है वो भी नहीं है MSCT में। इसका मतलब वो स्टेट बोर्ड में भी नहीं है, तो उस चैप्टर को पढ़ने की वैसे जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम भी क्या हुआ कि इसमें भी मेरे ख्याल से इसमें तो नहीं आया था क्वेश्चन इसका, लेकिन जैन अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था बस। यानी कितने 4 या 8 पेपर हुए थे ना, 6 पेपर्स में से केवल किसी एक पेपर में क्वेश्चन था उसका। तो उसको वैसे भी इस बार तो 5 क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा दे ही रहे हो आपको, तो उस टॉपिक को आप हटा सकते हो, टाइम वेस्ट करना है। उसी तरह आप चाहो तो सेमीकंडक्टर भी हटा सकते हो, उसमें से भी एक क्वेश्चन पूछेगा तो उसको नहीं करना है, छोड़ दो। बाकी 25 क्वेश्चन है ना हमारे पास में, और आप कहोगे तो मैं सेमीकंडक्टर भी पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से तो छोड़ ही दो, तो कम से कम मेंटली तो
आपकी जो प्रेशर है वो रिलीज तो होगा कि चलो एक 2 टॉपिक नहीं पढ़ने। क्योंकि आते हैं तो एक क्वेश्चन नहीं आते, इनसे ज्यादा कुछ आता नहीं है, क्योंकि इतने सारे चैप्टर्स है ना, और 30 मतलब क्या बोलते हैं 30 क्वेश्चन से ज्यादा तो चैप्टर्स ही हैं, आने 25 ही करने हैं, तो हटा दो, फालतू में टेंशन क्या लेना। देखो ऐसा तो सिलेबस अभी क्या बताएं, आया तो था सिलेबस का, इनका मेंस का तो निकाला था इन्होंने, सेमीकंडक्टर और प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, बात ही नहीं करना है, ठीक है। ये प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन तो क्या हटा दिया, स्टेट बोर्ड से भी हटा दिया, सीबीएसई में भी नहीं होंगे, ये दोनों चैप्टर जो है ना हटा दिए हैं, मतलब ये सॉरी ये चैप्टर हटा दिया है, तो बात ही मत करो। और फिर भी पूछा तो ना जैन अटेम्प्ट में, लेकिन सितंबर अटेम्प्ट में हटा देता, फिर वो क्वेश्चन आया ही नहीं उससे रिलेटेड। सेमीकंडक्टर से आया था तो एक क्वेश्चन था, तो उसमें कई इतनी माथापच्ची करना, एक चैप्टर एक क्वेश्चन, जब हमारे पास 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें करने 25 ही है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, तो वो टॉपिक तो खैर मैं आपको अच्छे से करवा दूंगा, वो भी मेंस का ही पार्ट है, मेंस में ही पूछते हैं, एडवांस में तो वो भी नहीं है, ठीक है। हो गया ये, तो ये इसका ध्यान रखना है ना, ये काम आएगा हमारे, ये मैंने यहाँ स्टार डाल देता हूँ मैं क्वेश्चन करने में। अब जैसे यहाँ हमारे पास में एग्जाम्पल दिए, जैसे एग्जाम्पल 1 दिया, एग्जाम्पल 2 दिया, कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चन कर ले जाओगे, ऐसे है बस। फॉर्मूला भी कौन सा, जो r इक्वल टू आर नॉट ए टू पावर 1/3 वो लगाना है, कर लोगे, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत आएगी, ठीक है। जैसे कैलकुलेट द रेडियस ऑफ, अब इसमें a की वैल्यू 70 दिया हुआ है इसने, तो रख दो फॉर्मूले में आ जाएगा। फिर कह रहा है जैसे कि एग्जांपल 2 लो आप, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक रिपल्शन बिटवीन 2 न्यूक्लियाई, यानी 2 न्यूक्लियाई मतलब जैसे इसमें ऐसा दिया है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये तो एक न्यूक्लियाई ये है, यानी एक न्यूक्लियस यहाँ और एक न्यूक्लियस यहाँ, दोनों टच कर रहे हैं, तो इनके बीच की डिस्टेंस, दोनों की रेडियस सेम है, यानी दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2r। तो अब आपको मालूम है कि इसमें केस में क्या करते हैं हम लोग, सारा चार्ज इसमें भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मानते हैं। तो यहाँ कौन सा है भाई, को इसकी बात करें न्यूक्लियर, तो 6 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इधर भी +6 ई चार्ज है, इधर भी +6 ई चार्ज है, तो इसके चार्ज को कहाँ मानते हैं, सेंटर पे मानेंगे, है ना, सेंटर पे मानेंगे, तो इंटरेक्शन एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी, तो ये हो जाएगी 6e इंटू 6e बाई 4πε0 इंटू 2r। अब r कहाँ से निकालेंगे, r यहाँ से निकालेंगे, r इक्वल टू r नॉट ए टू पावर 1/3, तो r नॉट इंटू ए कितना है 12, 1/3 r यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा इसका पीडीएफ भेज दूं मैं सबको ना, रुको अभी, अभी आपको पीडीएफ मिल गया होगा, देखिए, ठीक है। तो बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
तो मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, पहले तो आते थे, है ना, तो अभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अब क्या है कि रिपीट ही करेंगे क्वेश्चन और करेंगे क्या, वो कर लीजिएगा, हो जाएगा। तो ये इंटरेक्शन एनर्जी हमारे पास मिल जाएगी, जो कि कितनी आ रही है, ये होगी 1.64 इंटू 10⁻⁻12 जूल, ये एनर्जी है, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये तो साइज को लेकर बात हो गई है, डेंसिटी को लेकर बात हो गई है। अब बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें। बस आपको इक्वेशन लिखना आना चाहिए और एनर्जी कैसे लिखना वो बताना है बस मुझे। एक ही कॉन्सेप्ट है, ये पूरे के पूरे न्यूक्लियर फिजिक्स में काम आता है। आपको मालूम है, फिशन में भी वही कॉन्सेप्ट यूज करना है, फ्यूजन में भी वही कॉन्सेप्ट यूज करना है ना। तो मास डिफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसी को सब जगह वैसे यूज करना है। क्लियर? तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस, तो ये क्या एनर्जी है, देखो होता क्या है एक्चुअल में। बाइंडिंग एनर्जी से नाम से लग रहा है, बाइंड मतलब उसको बांध के रखी हुई है एक तरह से, है ना। तो अगर कोई भी न्यूक्लियस मान लो, अगर उस न्यूक्लियस को ब्रेक करना है तो एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी अपने को। जो वो मिनिमम एनर्जी है उसको ब्रेक करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ये आया मतलब ये है क्या एक्चुअल में? एक्चुअल में क्या है कि जो न्यूक्लियस है ना, उसका मास जो देखा और जो इंडिविजुअल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का टोटल मास देखा, इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस आया कैसे? तो जब न्यूक्लियस बना होगा तो ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये जितने भी है तो लार्ज डिस्टेंस पर पड़े होंगे, ये सब का क्या, ये सब के सब पास में आए होंगे। अब नेचुरली मतलब प्रोसेस रहा होगा ऐसा, तो ये सब पास में आए। तो जब पास में आते क्या बना, अपने को एक न्यूक्लियस मिला। तो वो जैसे पास में आए, एक न्यूक्लियस बना, तो उस केस में क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हुई है। तो जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है उसको कंबाइन करने में, उसी को ही हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। या उसी न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, उसी को बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हैं। तो मतलब ये हुआ, इट इज द मिनिमम एनर्जी, it is minimum energy required ऐसे लिख दो, तो मिनिमम energy required to break the nucleus. मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब ये हुआ। इसको लिखो, फिर आगे नेक्स्ट पेज में बताता हूँ मैं आपको। हो गया। तो जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन है, इसमें न्यूट्रॉन है, इस न्यूक्लियस को अगर ब्रेक करना है तो अपने को एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन ध्यान रखना है कि ये न्यूक्लियस रेस्ट पर ही है ना, क्योंकि अगर ये मूव कर रहा है तो वो काइनेटिक एनर्जी भी काउंट करूंगा मैं। तो यहाँ मैं वही भी मतलब सिखाने जा रहा हूँ आपको कि कैसे एनर्जी इक्वेशन लिखनी है। तो ये रेस्ट पर है ना। और ये मान लेते हैं कि ये मान लो न्यूक्लियस है, इसका सिंबल मैंने ले लिया कि ये वाला न्यूक्लियस है, जिसका अपना मास है, इसको एनर्जी सप्लाई करी हमने। तो पता चला कि ये इसके जो जितने भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, सबके सब कहाँ चले गए, इन्फिनिटी पर चले गए। यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस, और मिनिमम
energy required to separate constituents particles, जो कि क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, टू अ लार्ज डिस्टेंस। मिनिमम क्यों बोल रहे हैं हम लोग, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये लिख लो। क्या, अच्छा वो उधर, हाँ बताता हूँ मैं भी आपको। केमिस्ट्री के हिसाब से सोच रहे हैं आप, चलो बताता हूँ, लेकिन मैं ऐसा क्यों लिया मैंने वहां, लिख लिए। हाँ सर। तो मैंने यहाँ ऐसा साइन क्यों लगाया, ये पूछ रहे हैं, वही ऐसे लगाया क्योंकि अगर इन सबको हम पास लेकर आए मान लो, तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक तो एनर्जी मिलेगी और न्यूक्लियस मिलेगा बनके, यानी जब न्यूक्लियस बनेगा तो इतनी एनर्जी रिलीज करेगा एक तरह से, यानी इसको उल्टा भी ले सकते हो आप, ठीक है ना, यानी रिवर्स में भी आप देख सकते हो। तो ये जब न्यूक्लियस प्रोटॉन न्यूट्रॉन पास आके न्यूक्लियस बनाए, तो जब बनाए तो यहाँ कुछ एनर्जी क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, उसी को हम बाइंडिंग एनर्जी भी बोल रहे हैं, ठीक। तो सबके काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, तो कैसे लिखेंगे, तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस के कॉन्सेप्ट से लिखेंगे। तो इस न्यूक्लियस की जो एनर्जी ना, उसको दो तरह से हम लोग यहाँ लिखेंगे, यानी एनर्जी इक्वेशन बैलेंस कराऊंगा मैं यहाँ, तो दो तरह से, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मासेस, या ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मास, क्योंकि एक ही मास है, एक ही न्यूक्लियस है यहाँ। तो यहाँ लिखेंगे, इधर एनर्जी लिखी जाती है, अगर इसका मास मैं कहता हूँ एम है, जो कि न्यूक्लियस का मास है, ये एटम का नहीं, न्यूक्लियस का मास है, तो m इंटू सी स्क्वायर, इसकी एनर्जी ऐसे लिखेंगे, प्लस यहाँ जो एनर्जी मैं लिख रहा हूँ इसको मैं ले लेता हूँ बाइंडिंग एनर्जी, ले लेता हूँ सीधा, इक्वल टू, मान लो ये वाला एटम, इस न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ, तो a कितना है, मतलब एटॉमिक मास नंबर है, z कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो z एम पी इंटू सी स्क्वायर, यानी एम पी इंटू सी स्क्वायर, और कितने प्रोटॉन से z है, तो इतनी एनर्जी रिलीज, मतलब यहाँ से एनर्जी मानेंगे, प्लस प्रोटॉन, तो प्रोटॉन सॉरी प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन की बात करेंगे, तो क्या लिखूंगा, n इंटू एम एन इंटू सी स्क्वायर। तो ऐसे एनर्जी को ऐसे मतलब एनर्जी इक्वेशन को बैलेंस कराना है आपको। अगर इनमें काइनेटिक एनर्जी भी आती है, मान लो इस न्यूक्लियस में काइनेटिक एनर्जी भी होती है, तो मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी भी लिखता, अगर इनमें भी काइनेटिक एनर्जी आती तो मैं इन सबकी काइनेटिक एनर्जी भी लिखता। लेकिन जब बाइंडिंग एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं मिनिमम एनर्जी की, तो हम लोग यहाँ काइनेटिक एनर्जी काउंट नहीं करेंगे, ध्यान रखना है, जब भी बाइंडिंग एनर्जी की बात करेगा तो काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं करना है। अगर सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी पूछ रहा है, अगर वो कह रहा है कि जो न्यूक्लियस मूव करता हुआ आ रहा है, वो ब्रेक किया तो कितनी एनर्जी करेंगे, उनकी न्यूक्लियर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी दे दिया, मालूम की काइनेटिक एनर्जी भी दे दिया, तो तब हम लोग सब लिखेंगे जैसा भी लिख के दिखाया मैंने आपको। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी, मतलब मिनिमम एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास आ जाएगी, तो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू जाएगा Z एम पी प्लस एन एम एन माइनस एम इंटू सी स्क्वायर, और ये जो है इसको हम डेल्टा एम भी बोलते हैं, मास डिफेक्ट इसको कहा गया है, यानी ये जो मास डिफेक्ट आ रहा है ना, उसकी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। तो न्यूक्लियस का मास जो है
वैसे जो इसके जो इंडिविजुअल प्रोटॉन न्यूट्रॉन उनके मास के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का मास क्या आता है, कम आता है। तो इसकी वजह से, इसलिए इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। ये लिख लो पहले। यहाँ कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ द न्यूक्लियस लिया मैंने, वो भी उधर लिखवा दूंगा दूसरे पेज पे मैं। लिख लिया? हाँ सर। तो कैपिटल एम क्या है यहाँ, मास ऑफ न्यूक्लियस है, ठीक है। और क्या बोला था, डेल्टा एम, इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट, ठीक। अब है हमारे पास में सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। कैसे निकालेंगे बाइंडिंग एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे बैलेंस करानी है, तो यहाँ लिखेंगे हमारे पास में कितना, तो एम एक्स ए जेड। जब भी इस तरह का दिया है, इसका मतलब मास ऑफ द एटम दिया है ना, मास ऑफ द एटम दिया है, तो ये आ गया माइ इंटू 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 सी स्क्वायर करेंगे, लेकिन माइनस जेड एम ई, क्योंकि जितने प्रोटॉन है एटम में उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को भी तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी तो न्यूक्लियस का मास मिलेगा, इंटू सी स्क्वायर प्लस बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू, या हम लोग हाइड्रोजन का मास लेंगे, तो Z इंटू एम, हाइड्रोजन एटम का मास लेंगे, है ना। तो इसमें से क्या करेंगे, इसमें से, क्योंकि अगर मान लो मैंने ये लिया है, यहाँ से माइनस Z एम ई, इतना इलेक्ट्रॉन का मास मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा हाइड्रोजन एटम से, तभी तो मुझे न्यूक्लियस का मास मिलेगा, यानी प्रोटॉन का मास मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, और प्लस इसमें तो कुछ है ही नहीं, यानी N इंटू एम पी इंटू सी स्क्वायर। तो आप यहाँ देखो, ये जो क्वांटिटी है ये वाली, ये दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जा रही है ना। जेड एम ई सी स्क्वायर इधर है, लेफ्ट और राइट दोनों में, अल्टीमेटली हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी हमारे पास में जेड एम, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो जेड एम 1H, यानी हो गया हाइड्रोजन का मास, है ना, प्लस एन, सॉरी ये एन एन है, न्यूट्रॉन का मास है ना, माइनस एम एक्स ए जेड इंटू सी स्क्वायर। तो अगर अपने को हाइड्रोजन एटम दिया है, उसका मास दिया, और जो न्यूक्लियस जिसकी बात करें उसका एटम का मास दिया है, तो फिर हम लोग ऐसा करेंगे। वो अलग बात है कि यहाँ न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मास क्या हो जा रहा है, दोनों साइड से कट जा रहा है, तो इस तरह से बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे। लेकिन बात समझ में आ गई है सबको? लिख लो इसको। अब जैसे क्वेश्चन करता हूँ मैं, इसमें एग्जाम्पल 6 करके दिखाता हूँ आपको मैं।
लिख लिया? हाँ सर। अब जैसे एग्जांपल 6 में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल दरअसल ये हीलियम न्यूक्लियस को ही कहा गया है। हीलियम न्यूक्लियस यानी, है ना, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो, जो न्यूक्लियस बचा है उसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। ओके, चलो ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। एग्जांपल 6 क्या क्या दिया देखो इसमें दिया, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, है ना। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है और मास ऑफ एटम दिया हुआ है इसमें देखो, है ना। तो यहाँ हमारे पास में हमें मालूम है ये क्या होता है, 2He4, है ना। वैसे तो ये प्लस प्लस, इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, हमारे पास में 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन से 2 न्यूट्रॉन से, है ना। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया, यानी हो जाएगा 2m 1h, हाँ, तो ये हो गया हमारे पास में ये मास ऑफ द हाइड्रोजन, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, क्योंकि और इलेक्ट्रॉन का मास तो सब्ट्रैक्ट हो गया, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, प्लस 2 × Mn माइनस ये लिखेंगे MHE24 × C²। ये हमारे पास में आ गई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर, सॉरी बाइंडिंग एनर्जी आ गई सर, पर न्यूक्लियर नहीं, बाइंडिंग एनर्जी आ गई। तो यहाँ देखो 2 × हाइड्रोजन एटम का मास कितना दिया, तो 1.007826 U, है ना, प्लस 2 × न्यूट्रॉन का मास कितना दिया, 1.008665 U, माइनस एटम का मास कितना दिया है, तो 4.00260 U × C²। यहां से क्या करेंगे, इस वैल्यू को जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ रही 0.03038 × 1 UC²। ये आ गई बाइंडिंग एनर्जी, और 1 UC², क्योंकि U को बाल लें तो 1 UC², और ये वैल्यू अपने को पता है, तो 0.03038 × 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास में इस केस में बाइंडिंग एनर्जी आ गई, तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ गई, 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये लिख लो, तो इस तरह से क्वेश्चन करना है अपने को। लिख लिया? हाँ सर। अब यहाँ देखो आप एक चीज और यहाँ देखते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अल्फा पार्टिकल या हीलियम न्यूक्लियस, है ना। तो 28.3 है ना। तो नेक्स्ट है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन,
ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, तो वो उसको लिखेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बाय ए, और ये हो जाएगा 28.3 डिवाइडेड बाई 4, इसको लिखेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 7 पॉइंट कुछ आएगा, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 7.075, ठीक है। ये आगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, बाई ए जो कि इसका 4 इस केस में, तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज और देखी गई है कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, वो ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है ना। तो अभी बात करूंगा इस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और एटॉमिक मास नंबर के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग, तो वहीं से हम लोग फ्यूजन रिएक्शन और फिशन रिएक्शन के बारे में बात करूंगा, और जो कॉन्सेप्ट अभी सीखा वैसा ही कॉन्सेप्ट वहां भी यूज करूंगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 5। अब इसको समझना, देखो इसमें क्या कह रहा है एग्जाम्पल 5 में, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ जो बताया वैसा कॉन्सेप्ट है, मतलब एनर्जी लिखना है आपको, तो कैसे लिखेंगे। ये कह रहा है कि अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज गिवन एज A + B मिलके C + D दे रहा है, या बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ A, B, C and D आर गिवन एज B1, B2, B3, B4, फाइंड एनर्जी रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, अपने को बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ A, B and C सब दिया हुआ है, तो अपने से पूछ रहा है कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मालूम है। अगर ये क्वेश्चन अभी समझ में आ जाएगा तो बाकी आगे की चीजें समझ में आ जाएगी, इसलिए मैं इसको समझा देता हूँ पहले। तो A + B मिलके कह रहा है कि C + D, ठीक है। ये और ये पूछ रहा है कि कितनी एनर्जी, यानी एनर्जी रिलीज्ड। लेकिन इसने अपने को क्या दिया, बाइंडिंग एनर्जीज दिया हुआ है ना। क्या दिया है, बाइंडिंग एनर्जीज दिया है। पहले मैं इसको समझाता हूं कि करेंगे कैसे, है ना। तो इसको करने का तरीका है, यहां से देखो आप, जो एनर्जी की ये बात कर रहा है, तो ये एनर्जी हो जाएगी हमारे पास में, हाँ ठीक है। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ इसका मास ऐसे लिखेंगे, यानी जो एनर्जी रिलीज है यहाँ, उसको ऐसे रहने दो आप, तो मैं ऐसे समझाता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे MaC² MbC² इक्वल टू McC² प्लस MdC² प्लस, साथ में एनर्जी रिलीज की कह रहा है, तो एनर्जी रिलीज इधर हुई, तो एनर्जी रिलीज को मैं यहाँ लेता हूँ डेल्टा E, ये मान लो एनर्जी रिलीज हुई। ये इक्वेशन समझ में आई मैंने कैसे लिखी, है ना। समझ मारा, जैसा दिया वैसा ही लिख रहा हूं मैं, कुछ नहीं किया मैंने। लेकिन उसने अपने को क्या दिया हुआ है, उसने तो अपने को, लेकिन अपने पास तो आंसर ये आना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, यानी हो गया Ma + Mb माइनस MC माइनस MD इंटू C²। लेकिन यहाँ तो बाइंडिंग एनर्जीज दिया हुआ उसने, क्या दिया अपने को, बाइंडिंग एनर्जीज। तो चलो करते हैं, लगाते हैं अपना दिमाग। एक एक तो हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब ध्यान से समझिएगा, देखो एक ही बाइंडिंग एनर्जी की बात कर रहा है ना। किसकी बात कर रहा है, एक ही बाइंडिंग एनर्जी की बात कर रहा है, तो फिर रिलेशन कैसे देखेंगे। है ना। तो वैसे तो मालूम है, मुझे मतलब थोड़ा कैलकुलेशन नंबर लेने पड़ेंगे। अगर नंबर लेके मैं बता तो आपको क्या करूँ, मैं ऐसा करता हूँ एक काम करना पड़ेगा मुझे, यहाँ मैं एक एक करके सॉल्व करके दिखाता हूँ। मैं ए को ऐसा मान लेता हूँ, ए मतलब ए को लेता हूँ मैं
ए डैश ले लूं ऐसा, ए डैश, ए मतलब क्या है मेरे पास में, ए मतलब जेड है, और ए डैश जो ए न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक मास नंबर है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। ये हमारे पास में, मैं उसके उससे जरा बी का भी लूंगा मैं, फिर आपको भी समझाऊंगा कि बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको समझ लेते हैं, बाकी चीज क्लियर हो जाएगी। तो ये हमारे पास में मान लो न्यूक्लियस है, ये है ना। अब ये न्यूक्लियस है और इसको मैं लूंगा, तो ज्यादा लंबा हो जाएगा ऐसे तो फिर क्योंकि सारे अननोन बन जाएंगे, सारे अननोन बन जाएंगे तो अभी तो बड़ी दिक्कत है। आंसर तो आना ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मैं कैसे बताऊं आपको। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक चीज और क्लियर कर देता हूं मैं यहाँ। जब भी हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन लिखेंगे तो एक तो ए कंजर्व होना चाहिए, जेड कंजर्व होना चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कंजर्व होना चाहिए, टोटल एनर्जी कंजर्व होना चाहिए, मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होना चाहिए। ठीक है, तो पहले एक पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं, फिर आता हूं मैं वापस उस पॉइंट पर, क्योंकि उसमें अननोन कई सारे फंसने वाले हैं, क्योंकि जेड को भी मुझे कॉमन बनाना है। मैं ऐसा करता हूँ, अभी तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका आंसर जो होगा ना यहाँ, अभी आगे एक क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको इसके अलावा, क्योंकि इसमें तो यहाँ क्या होता है दरअसल, इसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है ना, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि ये स्टेबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है, तो जो लेफ्ट पार्ट में जो होगा ना उसको लेंगे यहाँ, यानी बाइंडिंग एनर्जी सी प्लस बाइंडिंग एनर्जी डी, ये ज्यादा होगी किससे, ए और बी की बाइंडिंग एनर्जी से। तो यहाँ आंसर आ जाएगा हमारे पास में ये, यानी ये हो गया एक तरह से B3 प्लस B4। मैं क्योंकि इसमें सारे अननोन फंसने वाले थे इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, उससे मैं आपको दूसरा तरीके से बताऊंगा अभी उसको, ताकि ये प्रूव हो जाए। तो माइनस B1 प्लस B2 ये एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो ये ज्यादा स्टेबल होते हैं दोनों इनके कंपैरिजन में, तो स्टेबल होने की वजह से इनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, यहाँ दोनों के सम का बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है। जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं उनके कंपैरिजन में जो प्रोडक्ट्स होंगे उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होती है। तो ये आंसर होगा इसमें, ये लिख लो, अभी बताता हूँ मैं आपको, इसको प्रूव करके दिखाता हूँ। ये लिख लो पहले। और बेसिक जो है ना वो ये है, इसी से ये भी आया है ना। तो ये दोनों इक्वेशन एक ही है, मतलब ये वाली इक्वेशन 1 और 2 दोनों सेम ही है। ठीक है ना, लिख लिया आप लोगों ने। नहीं सर, हाँ एक मिनट सर। हाँ बोलिए, हो गया। लिख लिया ना। हाँ सर। अब यहाँ देखो, मैं आपको नंबर के साथ लेके दिखाता हूँ तो क्लियर हो गया। ये ए, अब ये नहीं सोचना है आपको मैं क्या, मैं ऐसे हाइपोथेटिकली देख रहा हूँ। ये मान लो 4 और ये 8 प्लस बी, ये 2 और ये 5, ये मिला के हमारे पास सी बन रहा है ना।
तो C बन रहा है, C प्लस D बन रहा है। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये मान लो 1 है, यानी इसके करस्पॉन्डिंग मान लो 3 है। और ये अब देखो Z यानी कितना बनना चाहिए 5, क्योंकि टोटल 6 हो रहा है, ये टोटल कितना 13, इसका मतलब ये 10 प्लस एनर्जी जो कि हम डाल रहे हैं डेल्टा ए। ये क्लियर है पहले तो, कि एक तो ए कॉन्स्टेंट, देखो 8 प्लस 5 कितना हो रहा है 13, तो बाद में भी 13 होना चाहिए। 4 प्लस 2 6, तो Z 6 है तो बाद में भी 6 होना चाहिए। क्लियर है पॉइंट पहले तो। मैं यहाँ एक नोट लिख देता हूँ, इन न्यूक्लियर reaction, in nuclear reaction atomic number atomic mass number number of neutrons momentum angular momentum charge and energy all will be conserved। ओके, इस पॉइंट का ध्यान रखना। मास कंजर्व नहीं रहेगा, लेकिन मास कंजर्व नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि मास तो चेंज हो जा रहा है, एनर्जी लेकिन टोटल जब लिखेंगे वो कंजर्व रहेगी। तो अब इस इक्वेशन में देखो, मैं पहले इसकी बाइंडिंग एनर्जी लिख रहा हूँ, किसकी, ए की। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए क्या लिखोगे आप यहाँ, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए लिखोगे 4 mp प्लस 4 mn माइनस एम ए इंटू सी स्क्वायर लिखोगे ना, इसको हम बोल रहे हैं B1। ये क्लियर है। फिर B2, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ B क्या लिखोगे, तो 2 mp प्लस 3 mn माइनस mb इंटू सी स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही सबको। फिर B3 बाइंडिंग एनर्जी ऑफ C क्या लिखेंगे, 1 mp 2 mn माइनस mc इंटू सी स्क्वायर। फिर B4 बाइंडिंग एनर्जी ऑफ D क्या लिखोगे, 5 mp प्लस 5 mn माइनस md इंटू सी स्क्वायर। ये लॉजिक समझ में आया अभी यहाँ तक। हाँ सर। सर हाँ, ये लिख लो।
लिख लिया? हाँ सर। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ पहले इस वाले को। अब यहाँ देखो हमने क्या लिखा था, MAC² MBC² इक्वल टू MCC²। क्या हो गया हर्षदा, क्या हो गया, क्या हो गया, 1 साल हो गया, क्या हो गया? अपना तो हो गया पोर्शन, कभी भी आए। क्या बातें कर रहे हो? तो ये हो गया हमारे पास में, गलती से इतनी सारे टाइप हो जाते हैं, ये तो हाल है। MDC² प्लस डेल्टा ई, यही है। इसमें रखो यहाँ से वैल्यूज, ये वैल्यूज यहाँ से रखते जाओ। तो ये क्या रखोगे, MAC² को क्या लिखोगे, 4MP 4MN माइनस ये तो हो जाएगा C² माइनस B1 ये लिखोगे, प्लस इसको क्या लिखोगे, MB का यहाँ से लिखोगे तो 2MP प्लस 3MN, है ना, 3MN और माइनस भले तो हो जाएगा C² माइनस B2 इक्वल टू MCC² का यहाँ से रखो तो 1MP प्लस 2MN इंटू C² माइनस B3, फिर इसका लिखो प्लस MDC² का, तो ये लिखोगे 5MP प्लस 5MN इंटू C² माइनस B4 प्लस डेल्टा ई। ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा? मैंने यहाँ से वैल्यू निकाली तो इसको मैं लेफ्ट में ले गया और बाकी B1 को इधर ले आया, तो ऐसा लिख सकता हूँ ना? हाँ सर। हाँ, ये रफ कर दूं ना? हर्षदा पढ़ाई वढ़ाई मन नहीं लग रहे हैं, बातें करा लो बस। तो अब यहाँ देखो आप क्या हो रहा है, देखो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये क्वांटिटी कितनी है, देखो 6 है, 6MP, इधर भी तो 6MP कैंसिल आउट हो गया, उधर देखो 4MN प्लस यानी 7MN, इधर भी तो 7MN कैंसिल आउट हो गया, यानी आ गया माइनस B1 माइनस B2 इक्वल टू माइनस B3 माइनस B4 प्लस डेल्टा ई। आप देखो डेल्टा ई की वैल्यू क्या आ रही है, B3 प्लस B4, ये तो बोल रहा था मैं वहां, माइनस B1 प्लस B2। पॉइंट समझ में आ गया सबको? हाँ सर। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा, यानी प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, रिएक्टेंट से ज्यादा होती है, उन दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे वही क्या हो जाएगी, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, लिख लो इसको। और ये तो आपने देखा ही होगा, जैसे अच्छा जैसे एग्जांपल 3 है तो वही बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा देखना है आपको, जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल है, ये क्वेश्चन में कह रहा है वो। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। तो मैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और एटॉमिक मास नंबर के बीच में ग्राफ प्लॉट करके दिखा रहा हूँ आपको, ये लिख लो।
लिख लिया आप लोगों ने? हाँ हाँ सर। सर। यस। एग्जाम्पल 4 तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो आता होगा तो इसके बारे में कि बताओ इसको कैसे करते हैं। बता दूं लोग कैसे करते हैं? अच्छा तो फुल हो गया। एग्जाम्पल 4 करते हैं, हो जाएगा ना? मैं तो बता देता हूँ अगर नहीं होता है तो सीधा इस पॉइंट पर आते हैं। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी वेरिएशन इन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन with atomic mass number. तो ये ए है और ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। तो ऐसा देखा गया, ग्राफ जब प्लॉट किया तो ग्राफ में दरअसल कुछ जगह से पीक भी मिल रहे थे और ये बढ़ता गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और उसके बाद फिर ऐसे डिक्रीज करने लगा है। तो ये जो पीक यहाँ मिल रहा है दरअसल ये है आयरन 2656 इसके करस्पॉन्डिंग। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसके करस्पॉन्डिंग मिली वो वैल्यू थी 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, जो कि एक की जगह क्या लिखेंगे यहाँ 26 से दरअसल है। यानी इसकी बाइंडिंग एनर्जी की बात करेंगे तो 8.8 को 26 से सॉरी हाँ 56 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? 56 से, क्योंकि एक है यहाँ 56 है। क्लियर? तो आप देख रहे हो कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या कर रही है, इंक्रीज करती जा रही है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टेबिलिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। लेकिन आयरन के बाद स्टेबिलिटी क्या कर रही है, डिक्रीज करती जा रही है। इसलिए आयरन के पहले यानी जो ये जो रीजन माना जाता है, ये जो रीजन होगा यहाँ है ना, ये जो रीजन होगा, एक मिनट यार मैं इसको तो ये वैल्यू है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई ए। ठीक है, तो ये जो रीजन है इस जगह आप देखोगे कि फ्यूजन होता है, यानी फ्यूजन रिएक्शन वाला रीजन है। तो यहाँ फ्यूज जब होंगे, जैसे सन के अंदर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन फ्यूज होके हीलियम बना रहा है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, यानी एनर्जी रिलीज मिल रही है अपने को। उसी तरह ये जो रीजन होगा यहाँ, ये होगा दरअसल फिशन रिएक्शन के लिए। इसमें क्या होगा, हाईली जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट होते हैं मीडियम न्यूक्लियस में, और उसमें उस केस में एनर्जी क्या कर मिलती है अपने को, एनर्जी मतलब रिलीज मिलती है, एनर्जी अपने को मिलेगी उसमें। क्यों? क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी यहाँ, इंक्रीज करेगी, है ना। ये बना लो, फिर मैं भी आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ तो और जल्दी समझ में आएगा।
बना लिया? हाँ सर। सर 1 मिनट। वो उसका रीजन है ना, बाइंडिंग एज पर न्यूक्लियर इंक्रीज करना। आपने जो क्वेश्चन पूछा कि सर व्हाई इज न्यूक्लियस स्टेबल व्हेन देयर आर, मतलब समझा नहीं। ये लिख लिया सबने? हाँ सर। अब मैं यहाँ एक एग्जांपल ले रहा हूँ। देयर आर ओनली प्रोटॉन्स, नहीं न्यूट्रॉन्स भी तो है ना। तो यहाँ हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करेंगे ना, तो वो भी बताऊंगा मैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात करेंगे अभी हम लोग। तो वो क्या कर रहा है, इनको बांध के रखता है। वो उसमें क्या होता है, वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है वो। लेकिन उसकी भी अपनी एक रेंज है। 2 फेम्टोमीटर से ज्यादा जैसे न्यूक्लियस इसकी साइज होगी तो क्या होगा, अनस्टेबिलिटी की तरफ जाने लगता है। या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी बढ़ते हैं, तब भी न्यूक्लियस क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो करेंगे उसके बारे में बात। तो यहाँ ले रहा हूँ सबसे पहले मैं फ्यूजन रिएक्शन को। तो देखो फ्यूजन रिएक्शन की बात करें तो आपको यह पता होना चाहिए कि यहाँ जो फ्यूजन की बात करें तो किसकी, कौन से फ्यूजन की बात करें, न्यूक्लियस के फ्यूजन की बात कर रहे हैं। तो दोनों तो पॉजिटिव होंगे। मान लो 2 न्यूक्लियस मिलते हैं, 3 न्यूक्लियस मिलते हैं, तो वो तो फ्यूज अगर होते हैं तो वो तो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब उनको पास कैसे लाएंगे, तो उसके पास में लाने के लिए हाई टेम्परेचर होना जरूरी है। तो ये पॉइंट में लिखवा देता हूँ पहले। सिंस nuclei are positive, since nuclei are positive, so therefore high temperature 10 to power 7 to 10 to power 9 Kelvin. Since nuclei are positive, therefore high temperature is required to bring them near to each other. ओके तो वो रेंज होती है मतलब 10 टू पावर 7 केल्विन टू 10 टू पावर 9 केल्विन, इतना ज्यादा टेम्परेचर। इसलिए तो अभी फिजिबल नहीं हो पा रहा अर्थ पर है ना। इसलिए एक डिजाइन तैयार किया है, मतलब टोकामेक जिसको कहते हैं। तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके उस प्लाज्मा जो बनता है, क्योंकि वो प्लाज्मा फॉर्म में होता है, क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर है, तो जो मटेरियल है ना पूरा प्लाज्मा फॉर्म में चला जाता है। इलेक्ट्रॉन अलग चले जाते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, मतलब पूरा न्यूक्लियस अलग रहता है, इलेक्ट्रॉन अलग रहते हैं। ठीक है, तो इनको पास लाना जो न्यूक्लियस है, तो उसके लिए इतना टेम्परेचर चाहिए। तो ये फिजिबल नहीं है अर्थ पर। ठीक है, इसलिए जो वॉल्स होती हैं, इन वॉल्स से उनको नहीं रोका जा सकता इतना ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके उसको रोका जा रहा है, मतलब उस प्लाज्मा को एक मतलब कन्फाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो उस पर अभी वर्क चल रहा है। तो इतना टेम्परेचर होना चाहिए, तभी ये क्या होंगे, पास आएंगे। ओके, तो मैं यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ।
तो ये ए है ना। तो यहाँ से मान लो हमने ग्राफ ऐसा बना लेता हूँ मैं समझने के लिए, ग्राफ ऐसा है। तो ये हमारे पास में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ, मान लो कि ये x है ना। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ कि मान लो ये 2 है और ये 4 है ना। और उसके बाद ये y ले रहा हूँ मान लो मैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अपने को मिलेगी। इसके करस्पॉन्डिंग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो मैं इसको मान लेते 3 है और ये मान लेते 6 है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ है ना। तो यहाँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बी का मिलेगा। तो अल्टीमेटली अपने को यहाँ क्या मिलेगा, सी मिलेगा है ना। ये मिलके मान लो जेड मिल रहा है यहाँ है ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ क्या मिलेगा आपको, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ जेड पर न्यूक्लियन। तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ जेड जो मिलेगा अपने को, वो जेड क्या मिलेगा, जेड मिलेगा 5 और ये हो जाएगा 10। ठीक है। तो इन दोनों न्यूक्लियस को एक्स और वाई को पास लाके जेड बना रहे हैं हम लोग। तो इस केस में आप देख रहे हो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक। तो इसको हम लोग लिखेंगे, यानी रिएक्शन क्या हो जाएगी, x 2 4 प्लस y 3 6 और ये मिला के अपने को मिल रहा है z 5 10 प्लस एनर्जी। ठीक है, क्या मिल रही है अपने को, एनर्जी। ये लिख लो पहले। लिख लिया सर 1 मिनट। हाँ सर लिख लिया। अब यहाँ हमें एनर्जी चाहिए, तो यहाँ जो एनर्जी रिलीज होगी ना, आप चाहो तो डेल्टा ही ले लो है ना, जनरली उसको क्यू वैल्यू बोल देते हैं। ठीक है, वो दरअसल एनर्जी डेल्टा ई है, उसको क्यू वैल्यू भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो डेल्टा ई भी रख सकते हो और क्यू एनर्जी भी लिख सकते हो। ठीक। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो अभी तक लिखते आ रहे हैं वैसे ही लिखेंगे है ना। तो यहाँ मैं इसको ऊपर वाले को रिमूव कर दूं क्या, आ जाएगा। कैसे लिखेंगे, यानी मैं इसको दो तरह से लिख रहा हूँ। पहला ले रहा हूँ मैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मासेस। तो क्या लिखेंगे, एम एक्स सी स्क्वायर प्लस एम वाई सी स्क्वायर इक्वल टू एम जेड सी स्क्वायर प्लस, इसको क्यू वैल्यू भी आप लिख सकते हो। तो अल्टीमेटली क्यू वैल्यू
इक्वल टू हो जाएगा mx स्क्वायर प्लस my स्क्वायर माइनस mz स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास में होगा, इसको ऐसे आप लिख सकते हो। ओके, अब ये तो हुआ ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मासेस। अगर एटॉमिक मासेस की बात करें तो एटॉमिक है ना, एटॉमिक मासेस में भी आ जाएगा है। तो उसमें से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट करेंगे, है ना। तो ये रिमूव कर देता हूँ। तो दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। कैसे लिखेंगे, तो हमारे पास देखो कितना ये हो गया हमारे पास में, कितना हो जाएगा, तो 2 1h1 है ना। इसके लिए लिख रहे हैं हम लोग mx स्क्वायर। तो नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, गड़बड़ कर रहा हूँ। मैं तो इसका लिखना का बाइंडिंग एनर्जी पे, अभी देखो इसका लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, m x 42 माइनस 2me इंटू सी स्क्वायर ना, प्लस मतलब यहीं लिख देता हूँ मैं, फाइनल तो वैल्यू आ रही है हमारे पास में, प्लस my, तो my36 माइनस 3me इंटू सी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा m5z10 माइनस 5me इंटू सी स्क्वायर। आप यहाँ देखो सारे इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट कट जा रहा है, तो Q वैल्यू मतलब Q इक्वल टू भी लिख सकते हो आप, तो हो जाएगा mx42 सी स्क्वायर प्लस my36 है ना, इसको सी को बाहर ही ले लेते हैं, माइनस कितना हो जाएगा mz510 इंटू सी स्क्वायर। और ये Q वैल्यू है क्या एक्चुअली, ये Q वैल्यू दरअसल जो है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसी इक्वेशन को जो Q वैल्यू में बोल रहा हूँ ना, ये अल्टीमेटली क्या है, ये जो Z बन रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी तो है, ये क्या है एक्चुअली, यानी इसी इक्वेशन में Q वैल्यू की जगह आप एक तरह से यहाँ लिख सकते हो हाफ mz v स्क्वायर, vz का होल स्क्वायर है ना। यानी अल्टीमेटली ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ये आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ Z के इक्वल है। यानी Q वैल्यू को डिफाइन किया गया, वैसे तो Q वैल्यू को डिफाइन करने का मेन कॉन्सेप्ट है कि जो प्रोडक्ट है और जो रिएक्टेंट है ना, तो क्या करेंगे, उनका जो रेस्ट मास के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आ रही है उसका जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं Q वैल्यू। Q वैल्यू क्या बोलते हैं, ठीक है ना। अभी लिखवाता हूं मैं, लिख लो पहले, और मैं इस इक्वेशन पर वापस जाऊंगा। अभी इसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये अपने क्वेश्चन करने में भी काम आएगा। लिख लिया, सर 1 मिनट। हाँ सर लिख लिया। सबने लिख लिया भाई। हाँ हाँ सर। सर। यस।
हाँ, तो अब इस चीज पे वापस चलते हैं। यानी ये जो मैं लिख रहा हूँ इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और mx c² प्लस my c² इक्वल टू mz c² प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ z। भाई अल्टीमेटली क्यू वैल्यू है क्या, ये गई कहाँ एनर्जी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी तो हुई नहीं है ना। तो यहाँ ये काइनेटिक एनर्जी, यानी इसका मतलब यहाँ उसको उधर ले जाओ, तो क्यू वैल्यू का मतलब क्या होगा, लेकिन यहाँ क्यू वैल्यू का मतलब वो यहाँ लिखवा देता हूँ मैं नोट। क्यू वैल्यू की जब भी बात करेंगे तो इसका मतलब ये क्या निकलेगा, क्यू वैल्यू इज इक्वल टू क्यू वैल्यू इज इक्वल टू ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है इसी को मैं वहां लिखने जा रहा हूँ, है ना। तो ये आप देख रहे हो कि दोनों क्या है, पहले एक्स और वाई, तो ये प्रोडक्ट रेक्टेंट्स हैं, और जेड क्या है, यहाँ प्रोडक्ट है हमारे पास में। तो क्यू वैल्यू इज इक्वल टू डिफरेंस या रेस्ट मास एनर्जी डिफरेंस between the rectants and products। तो ये रेस्ट मास एनर्जीज लिखा मैंने, क्या लिख रहा हूँ, mx c² क्या है, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस एक्स है, my c² क्या है, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस वाई है, mz क्या है, mz c² क्या है, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ z न्यूक्लियस है। ठीक है ना, तो ये क्यू वैल्यू मानी जाएगी। क्लियर, लिख लो इसको। और टाइम पे कनेक्ट हुआ करिए यार, पता नहीं क्या कहाँ रहते हो, कुछ पता ही नहीं था कई लोगों को तो क्लास है भी या नहीं। हाँ? आज इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि उसमें फ्यूशन में भी फिर टाइम लगेगा अभी, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट ये है। लेकिन मैं एक चीज और, चलो एक पॉइंट और बताता हूँ मैं आपको, एक पॉइंट और बताता हूँ मैं, नोट है ना, एक और नोट यहाँ लिखते हैं। टाइम टेबल 6:30 नहीं था, बाद में चेंज किया, वो टाइम टेबल में चेंज आया होगा ना। हाँ सर, आया अब था। हाँ, हाँ चेंज देखा करो यार, ऐसा मत करो। अब ये एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, मान लो ये a प्लस बी बन के c प्लस डी जा रहा है ना, प्लस एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ऐसे समझो अब आप कि ये b है मान लो, और ये a है। अगर ये मान लो मूव कर रहा है, यानी इसमें अपनी काइनेटिक एनर्जी मान लो a है, ये भी मूव कर रहा है, मान लो इसमें काइनेटिक एनर्जी b है, इसका मास mb और इसका मास ma है, और ये मिला के मान लो अपने को c दे रहा है, और c का भी मान लो काइनेटिक एनर्जी c है, और इसका मास mc है, प्लस d भी मिल रहा है अपने को, इसका मास d है, इसकी काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी d है। ठीक है ना, ये हमारे पास में है। तो मालूम है इस केस में अगर मैं कहूं कि ये एनर्जी कितनी है या क्यू वैल्यू कितनी है, तो क्यू वैल्यू की अगर बात करेंगे, ये ऊपर का लिख लिया क्या आप लोगों ने, हाँ हाँ सर। सर है ना। अब इसको हाँ बोलो।
लिख लिया? तो मालूम है यहाँ क्यू वैल्यू कैसे लिखेंगे? पहले तो इक्वेशन में एनर्जी कैसे लिखते हैं, तो हम लोग लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ए, क्योंकि बैलेंस कराना है एनर्जी को, प्लस एम ए सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी बी प्लस एम बी सी स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी सी प्लस एम सी सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी डी प्लस एम डी सी स्क्वायर। ये आगे इसमें अपने आप में वो जो एनर्जी की बात कर रहा हूँ ना मैं, वो यहाँ आ गई, वो जो क्यू वैल्यू की बात कर रहे हैं एक तरह से, मतलब जो एनर्जी रिलीज होगी वो है ना। तो यहाँ क्या होगा, क्यू वैल्यू को कैसे लिखते हैं, क्योंकि आप ये देखो इसमें क्यू वैल्यू की जब भी बात करेंगे तो क्यू वैल्यू का मतलब क्या बताया मैंने, तो क्यू वैल्यू आप लिखोगे एम ए सी स्क्वायर प्लस एम बी सी स्क्वायर माइनस एम सी सी स्क्वायर प्लस एम डी सी स्क्वायर, और ये इक्वल टू क्या रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डी माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। ये क्यू वैल्यू है, सिंपल, समझ में आया? तो ये क्यू वैल्यू याद रखना है, रेस्ट मासेस के करस्पॉन्डिंग देखना है जब भी क्यू वैल्यू की बात की जाएगी, इसलिए मैंने ये वाला एग्जांपल लिया है क्योंकि ये भी काम आएगा हमारे। तो लिख लो। क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अरे आप लोगों को तो सोचने की जरूरत ही नहीं, लेकिन यार भाई आप लोगों को इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोगों ने अभी तक मालूम है कोई चीज छोड़ी नहीं, आप लोगों को हर चीज पढ़ा है अभी तक हम लोग, ठीक है। और जो मैं बोल रहा हूँ ना वो तो टॉपिक के बारे में आप बात ही मत करो, वो तो मैं जो बोल रहा हूँ फैक्ट है, मतलब ठीक है। बाकी टॉपिक में मैंने सारी चीजें पढ़ा दी आपको, अब क्या आ रहा नहीं आ रहा छोड़ो, क्योंकि जैसे साइक्लोट्रॉन पढ़ा दिया वो मेरे ख्याल से नहीं है, लेकिन वो भी पढ़ा दिया मैंने। तो बस ये जो टॉपिक है ना, 2 टॉपिक जो मैंने बोले हैं ना, उसको छोड़ के बाकी सब करना ही है, ओके। बाकी सोचो मत इधर उधर, वो तो वैसे भी पूरा ही पढ़ाएंगे क्योंकि मैं जानता हूँ ना क्वेश्चन पता नहीं कैसे बनाएंगे, अभी तो ये लोग ही कैसे इन्होंने डिसाइड कर लिया, ये हटा दिया वो हटा दिया, क्वेश्चन बनेगा कैसे इनसे। अब अपनी कमजोरी छुपाने के लिए इन्होंने 5 क्वेश्चन और बच्चों को दे दें कि ये नहीं तो ये तो बना ही लेगा कि वो, अब देखिएगा इनको इतनी दिक्कत आने वाली है ना, उसमें बनाएंगे कैसे क्वेश्चन, मुझे तो यही क्लियर नहीं है अभी तक। बिना सारा कॉन्सेप्ट पढ़े आप क्वेश्चन कैसे बना सकते हो, बताएं, होंगे भाई इनका अपने इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं इनके यहाँ, तो शायद बनाए। गवर्नमेंट ने तो अपनी कमजोरी छुपाने के लिए दे दिया कि 5 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा, अब बेचारा प्रोफेसर बनाएगा कैसे, चीजें तो हटा दी तुमने। तो कोई बात नहीं, हमने तो सारा पढ़ा वैसे अभी तक, केवल अगर ये मैं बात कर रहा हूँ डेविसन जर्मर की, वही तो है ना, अभी अभी तक वही नहीं पढ़ा है, बाकी सारा इसमें मैंने सब पढ़ा दिया आपको, तो वो मत सोचो आप तो, ओके। चलो फिर, ओके बाय बाय। और एक्सरसाइज 1 करना शुरू कर दो, उसका एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लो, मेंस के भी एडवांस का भी दोनों डिस्कस कर दूंगा मैं, है ना। चलिए फिर, ओके बाय बाय।